मैं राज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशन मास्टर चैनल पर। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं स्टेप और स्ट्रेटजीज टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेने के लिए क्या स्टेप्स और स्ट्रेटजी होने चाहिए, मैं ये पूरी वीडियो में आपको समझाऊंगा। और लास्ट में मैं आपको वो दो तरीका बताऊंगा जिससे आप अपना सिलेक्शन फास्टर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द राइट वेज टू गेट सिलेक्टेड इन अ गवर्नमेंट जॉब। सरकारी नौकरी में चयनित होने के सही तरीके। ओके, तो मैं आपके लिए यहाँ पे स्टेप और स्ट्रेटेजीज लाया हूँ जिससे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा। तो ये स्टेप और स्ट्रेटेजीज है, उसका डिस्क्रिप्शन मतलब उसको अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देख के और मेरी आवाज को सुनना है, उसको समझना है। ओके, तो मैं यहाँ से वीडियो आपका हटा लूँ क्योंकि क्या है, मैं वीडियो रखूँ तो आपका ज्यादा ध्यान क्या है, वीडियो पे आ जाएगा, मतलब मेरे फोटो पे आएगा। तो पूरा ध्यान क्या होना चाहिए, यहाँ स्क्रीन पे होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको आपको जानना होगा कि इंटरेस्ट किसमें है, आपको आपको गवर्नमेंट जॉब किसमें चाहिए। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं कि वो इंटरेस्ट नहीं जानते और कोई भी गवर्नमेंट जॉब में रैंडमली प्रिपेयर करते हैं। एक बार आपने इंटरेस्ट जान लिया कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए किसमें, क्या यूपीएससी में चाहिए, एसएससी में चाहिए, या बैंकिंग में चाहिए, या रेलवे में चाहिए, या स्टेट में चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया कि रेलवे में मुझे जाना है। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊंगा आपको कि रेलवे में जाना है। रेलवे में भी आपको किस में चाहिए, एनटीपीसी में चाहिए, तो एनटीपीसी आपने सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको जानना है कि या फिर जूनियर इंजीनियर में जाना है या ग्रुप डी में जाना है, ये सब जानने जरूरी होता है। अभी मान लो आपने सिलेक्ट किया कि मुझे नॉन पॉपुलर कैटेगरीज जो है एनटीपीसी उसमें जाना है, और मेरा जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन है, तो मुझे सिलेक्ट करना है एनटीपीसी ग्रेजुएट। आपने ये सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको। अब देखिए, आपने सिलेक्ट कर लिया है कि आपको जाना है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एनटीपीसी के ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अब जो आपने सिलेक्ट किया है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो आपको मैच द एजुकेशन, एजुकेशन मैच करना है। अब देखो, एजुके ये नहीं आएगा यहाँ पे, एजुकेशन मैच के लगे ग्रेजुएट आप मेरे पास है। एज क्राइटेरिया क्या है, देखो यहाँ पे इनका एज क्राइटेरिया क्या है, 18 से लेके 33, 18 से लेके 36। ये जो 3 साल है ना, ये रिलैक्सेशन था कोविड-19 की वजह से। इनका तो एज रिलैक्सेशन क्या था, 18 से 33 की। तो अब मान लीजिए 38 के हैं, 39, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपने एज क्राइटेरिया भी जान लिया, तो साथ में जो जो रिक्वायरमेंट है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। दूसरा है कि आपको मेडिकल, क्या मेडिकल मांगा है, क्या मैं इसमें से जो यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है ये सब भी मेडिकल स्टैंडर्ड से इसके, ये चेक करना है। मान लीजिए आपने E2 है के लिए एलिजिबल है, या सभी के लिए एलिजिबल है, सभी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपने मेडिकल भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। मतलब सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको मैच हो रहा है, आप एलिजिबल है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए, ये जो एज क्राइटेरिया दिया था ये जनरल के लिए दिया था, और जो लोग एससी एसटी से आते हैं, ओबीसी है, उनको भी ये चीज चेक करना है कि हमको रिलैक्सेशन कितना दिया गया, कितना रिलैक्सेशन हमको दिया गया है जिससे आप एलिजिबल हो पाए। ओके, और ये सिटीजन होते हैं, नेपाल वाले भी रहते हैं एलिजिबल, और भूटान वाले, कुछ क्राइटेरिया रहता है उनके लिए। ये स्टेप है ना, इससे आपको कितना टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। जैसे इसको बोलते हैं जॉब नोटिफिकेशन एनालिसिस। अब आरआरबी एनटीपीसी का जो था, जो रेलवे वालों ने पब्लिश कब किया था, 13 तारीख को सितंबर में 2024 में। और उन लोग ने ओपनिंग कब चालू किया था एप्लीकेशन का, 14 सितंबर से चालू कर दिया था 2024 में। और क्लोज कब किया था, 13 अक्टूबर 2024 में। मतलब ऑलमोस्ट एक महीने में उन्होंने जो था ओपनिंग को, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था उसको क्लोज कर दिया। अब इन लोग ने एग्जाम कब लिया था, तो इन लोग ने एग्जाम लिया था जून के 5 जून से इनका चालू हुआ था। ओके, 5 जून 2025 में ये इनका चालू हुआ था। ओके, सो मतलब ऑलमोस्ट हम देखा है तो 9 महीने जैसा प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिला था एनटीपीसी ग्रेजुएट के लिए। ओके, तो इससे क्या होगा, मान लीजिए आपको और जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, सबसे पहले पिछले साल का उसका नोटिफिकेशन देख लीजिए कि कितना दिया गया है। अगर नौ मान लीजिए कि कोई है जिसका 6 महीने, तो आप 4 महीने तो मिनिमम 4-5 महीने तो समझ के चल सकते हैं कि चलो इसमें तो 4 महीने। जैसे इसका भी है तो अगले साल, इस साल भी इसका वैकेंसी आया है, इस साल भी आप देखेंगे तो कुछ 8,000 के आसपास आया हुआ है इसका वैकेंसी। ठीक,
ये सितंबर अक्टूबर में इन लोग नहीं दिया है, पिछली बार सितंबर में दिया है, इस बार अक्टूबर में दिया। मतलब फिर इससे ये लोग टाइम कितना 9 महीने दे सकते हैं। और आपको 9 महीने नहीं समझ के चलना, आपको कितना 6 महीने तो मिनिमम समझ के चलना है कि 6 महीने के बाद इसका एग्जाम वापिस आएगा। तो इससे क्या होगा, आपको एक एनालिसिस होगा कि मुझे पढ़ने के लिए 6 महीना मिलेगा। ओके, तो ये समझ में आ गया ये स्टेप। तो यहाँ पे क्या समझना है, एग्जाम पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग, पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस क्या-क्या है, वेटेज क्या है, मार्किंग क्या है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल किसका लिया है, आरआरबी, एनटीपीसी का। तो जो इनका एग्जाम होता है वो 2 स्टेज में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है इनका। अब इसमें भी क्या होता है, जो स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। और जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, सीनियर क्लर्क के लिए और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए, उनके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट रहेगा। बाकी जो गुड्स मैनेजर है और ये सब पोस्ट है, टिकट सुपरवाइजर का, उनके लिए 2 स्टेज रहेगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 तो रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। ये जानना क्यों ज़रूरी होता है स्टेज? क्योंकि मान लीजिए कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप प्लानिंग पहले उसके करेंगे, तो आपको ये तो जानना ज़रूरी है कि उसका स्टेज कितना होगा। क्या 2 स्टेज में है, क्या उसमें इंटरव्यू है या नहीं, या 3 स्टेज पे है या 4 स्टेज पे है, कितना है? तो क्या होगा, जब आप स्टेज जान लेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लानिंग करेंगे प्रिपरेशन की। तो स्टेज जाना भी बहुत ज़रूरी है। यहीं पे एग्ज़ाम पैटर्न अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि जो स्टेज है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे स्टेज 1 है, सीबीटी 1 है या आरआरबी, एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें क्या था कि इसमें 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन्स आएँगे इनके 90 मिनट्स, और जिसमें जनरल अवेयरनेस जो होगा वो 40 क्वेश्चन होगा, मैथ जो होगा मैथमेटिक्स वो 30, और जो रीजनिंग होगा वो 30 क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा गलत आंसर। कहते हैं कि पूरा एक दिन है ना सिलेबस को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है पूरा दिन लगा उसको समझने में। चलेगा एक दिन आप अगर अच्छे से समझ गए, एक बार मास्टर सिलेबस को कर लिया, तो समझो आप सही डायरेक्शन में प्रिपेयर कर पाएँगे। ये दिख रहा है मैंने यहाँ पे अटैच किया है, ये जो भी डेटा मैंने लिया है, ये जब उन लोगों ने पोस्ट किया था, मैंने वहीं से लिया है, ये सारे डेटा, ताकि आपको रियली में बता सकूँ। तो पूरा मास्टर कर लेंगे। अब सीबीटी 1 ऐसे होगा। इन्होंने सीबीटी 2 के लिए क्या बोला है कि हम सीबीटी 2 के लिए 15 टाइम्स ऑफ वैकेंसी लेंगे, और जो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड्स और टाइपिंग स्किल के लिए 18 टाइम्स ऑफ वैकेंसी लेंगे। और जो पैटर्न रहेगा एग्जाम का, कितना कैसे रहेगा, 90 मिनट में 120 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 50 होंगे, मैथ्स के 35 होंगे, और रीजनिंग और जीआई के जनरल इंटेलिजेंस के 35 होंगे। ओके, तो ये स्टेज जानना जरूरी होता है। जैसे ही आप अब इसके लिए भी कोर्स जो रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, ये रहेगा, ये पूरा सिलेबस। तो यहाँ पे भी इसको आपको क्या करना है, मास्टर कर लेने का। हर एक स्टेज का आपको क्या जरूरी है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न, एग्जाम को मास्टर करना बहुत जरूरी है। एक बार आपके माइंड में फिट होगा तो आप राइट डायरेक्शन में ही प्रिपरेशन करेंगे। ओके, तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी रहता है हर एक स्टेज का। तो आपने फाइनलाइज कर लिया है कि मुझे आपको गवर्नमेंट जॉब किस में चाहिए, आपने सिलेबस को मास्टर कर लिया, एग्जाम पैटर्न को मास्टर कर लिया, आप एलिजिबल हैं उस एग्जाम के लिए। अब आता है स्टडी प्लान और शेड्यूल। तो कहते हैं कोई भी प्लानिंग और शेड्यूल करने से पहले ना ये जानो कि आपका 24 घंटे जो जाता है वो कैसे जाता है, पूरा दिन आप क्या क्या काम करते हैं, आप कितना टाइम निकाल पाएंगे अपने स्टडी के लिए। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे ये चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये काम तो मैं ये काम नहीं करूंगा, इसको स्टडी में देना है। अब मान लीजिए आपने सब कुछ पता कर लिया कि हाँ ये काम मेरा इम्पोर्टेंट, जैसे एक एग्जाम्पल दूं कि मान लो कि इंसान है जो 7 बजे काम पे जाता है और वो 5 बजे घर पे आता है, फिर 6 बजे तक वो फ्री हो जाता है कि 6 से 12 में पढ़ने के लिए टाइम दे सकता हूँ। तो उसको क्या है, एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब रैंडमली बना दिया, नहीं। आपको रियलिस्टिक बनाना है जो आप अचीव कर पाए। जैसे डेली और वीकली गोल्स होना बहुत जरूरी होता है। और आपको टाइम अब डिवाइड करना होगा, करंट अफेयर्स के लिए, रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, सबके लिए क्या होगा, सेल्फ असेसमेंट के लिए आपको प्लानिंग बनाना होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे मैंने बताया कि 6 से 12 वो पढ़ने के लिए तैयार है, ओके? एक कोई पर्सन है। तो वो क्या करेगा, इस तरह से टाइम बना लेने का। ये दिख रहा है यहाँ पे?
जैसे आरआरबी एनटीपीसी की मैं बात करूँ तो मैथ्स आता है उसमें, तो 2 घंटा उसको मैथ्स को देने को रहता है। फिर वो 1.5 घंटा क्या है रीज़निंग को देने देगा, फिर करंट अफ़ेयर देगा, बायोलॉजी को देगा 1 घंटा, फिज़िक्स को देगा, केमिस्ट्री को देगा। टॉपिक कवर नहीं हुआ मतलब सब्जेक्ट कवर नहीं हुआ है। तो वो क्या करेगा जैसे 12 तारीख का उसका शेड्यूल था, 13 को क्या करेगा, 13 तारीख का जब वो शेड्यूल बनाएगा, तो मैथ जो कोर सब्जेक्ट है उनको रखना बहुत मैंडेटरी होता है। जो करंट अफ़ेयर को इसलिए रखना होता है क्योंकि करंट अफ़ेयर का डेली अपडेट होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो जो सब्जेक्ट रह गए, वो दूसरे दिन कर लेगा, यहाँ पे स्टैटिक जीके और तीसरे दिन वापिस जो पहले दिन किया था वो कर लेगा और चौथे दिन जो सेकंड दिन किया था वो कर लेगा। तो इस तरह से प्लानिंग करने का। अब देखो, यहाँ पे जो ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे पूरा दिन जो है मैं दे सकता हूँ स्टडी को, तो उसके लिए प्लान बनाएँ कि भाई 2 घंटे आपको मैथ्स को दो, रीज़निंग को दो, करंट अफ़ेयर्स को 1 घंटा दो, फिज़िक्स को दो। तो इस तरीके से उसका पूरा प्लान होना चाहिए। आप इस प्लानिंग को अच्छे से एक बार वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। अब म यहाँ पे देखो ये मैंने बॉक्स रखा है, ये डेट लिखा है। अब मान लीजिए क्या किया आपने कि मैथ्स आपने किया, हाँ भाई पहला दिन मैंने मैथ्स किया, चलो मैंने रीज़निंग भी कर लिया। अब देखो ये डेट है ना, पहले क्या करेंगे इसका पूरा टेबल बनाने का, पूरा 30 डेज़ का। पर ये डेट है ना डेट, वो डेट आपको हाथ से लिखने का, ये वाला यहाँ पे इसको ब्लैंक रखने का, इसका खाली प्रिंट निकालने का, ये वाला जो पार्ट है ना पूरा टाइम और सब्जेक्ट का, उसका प्रिंट निकालने का, डेट आपको खुद से हाथ से लिखने का, हाथ से लिखने का मतलब क्या होगा आपको पता रहेगा कि हाँ, आज जो डेट मैं ये लिख रहा हूँ, तो हाँ, मुझे ये प्रिपेयर करना है। अब जो प्रिपेयर मतलब जो नहीं कर पाए, मान लीजिए आपने यहाँ पे करंट अफेयर के लिए टाइम नहीं दे पाए, तो उसको क्रॉस कर दें। आपको टिक नहीं करना है, उसको ब्लैंक भी नहीं छोड़ना, क्या करना है क्रॉस करना ताकि आपको पता रहे कि नहीं ये मेरे से नहीं हुआ था, क्या रीज़न था ताकि नहीं हो पाया, ताकि सेकंड डे है आप उस पे ध्यान दे पाएँ, ओके? इस तरीके से करना होता है। अब ये भी आपने कर लिया, पूरा स्टडी प्लान बना। देखो, मैथ्स कैसे प्रिपेयर करना है उसको समझते हैं। 2 घंटे का मैथ्स रखा है यहाँ पे, तो पहले 1.5 घंटे तक प्रिपेयर करो। अब प्रिपरेशन के लिए आजकल मैं देख रहा हूँ कि सब लोग क्या करते हैं 10 से 20 मिनट का शो देख रहे हैं। अरे जब आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप कैसे 10 मिनट और 20 मिनट शो देख के सिलेक्शन की तरफ जाएँगे? दूर चले जाएँगे आप उससे। 10 मिनट और 20 मिनट शो कब देखने का? जब आपने हाँ, मास्टर कर लिया है, आपको बेसिक्स आता है, रिवीजन के लिए होता है। अगर नहीं आता, आप पहली बार बिगिनर हैं और आप हाफ पे हैं, आधा प्रिपरेशन तो सबसे पहले काम करो कि अपना बेसिक क्लियर कहते हैं जड़ मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। एक बार जड़ मजबूत हो जाएगा तो आपका जो स्टेम रहेगा, लिप्स होगा वो सब मजबूत ही रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक क्लियर करो। बोलते हैं एनसीईआरटी बेस्ड रहता है जीके, जीएस के लिए जनरली। तो आपको अभी मान लो अब बेसिक क्लियर करने के लिए क्या होगा, आपको या तो कोर्स लेना पड़ेगा या तो आपको लग रहा है कि नहीं मैं कोर्स नहीं ले पाऊँगा, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है यूट्यूब पे जाओ और वहाँ पे मान लो मैथ्स का आपको बेसिक्स पूरा क्लियर था। तो आपको लिखना है बेसिक्स ऑफ मैथ्स प्लेलिस्ट, आपको उसका प्लेलिस्ट हो। तो वो प्लेलिस्ट में क्या होगा कि आप देखेंगे तो हर रोज का 1-1 घंटे 2-2 घंटे का वीडियो बनाया रहता है। तो आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो वीडियो देखना है कि हाँ, जैसे मैंने 2 घंटे का यहाँ पे लिखा है कि मैथ्स 2 घंटे करूँगा। तो उसमें प्लेलिस्ट में मानो 1.5 घंटे का है, तो 1.5 घंटा देखा, आधे घंटे प्रैक्टिस कर लिया। मान लो प्लेलिस्ट में 1 घंटे का है, तो मैं 1 घंटे पढ़ूँगा, फिर 1 घंटा प्रैक्टिस करूँगा। मान लो प्लेलिस्ट में 2 घंटे का वीडियो है, तो मैं उसमें एक काम करता हूँ, आज 1 घंटे का देख लेता हूँ, 1 घंटा प्रैक्टिस करूँगा। प्रैक्टिस रखना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन पढ़ो उसके लिए आपको कम से कम 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है बेसिक्स। तो जैसे आरआरबी एनटीपीसी का मैंने एग्जांपल दिया 9 महीना का, तो इंसान 6 महीने में अपना बेसिक्स क्लियर करेगा। एक बार बेसिक्स क्लियर कर लिया, फिर उसको क्या करना चाहिए? मॉक टेस्ट देना चाहिए। एवरीडे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना, हर रोज। ओके, बहुत सारे यहाँ पे आप देखेंगे तो हैं जहाँ पे आपको क्या है कि रियली में जैसा एग्जाम में पूछा जाता है ना, वैसे क्वेश्चंस बना के दिए गए, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म। ओके, तो आप वहाँ पे जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। होप ये भी आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आए। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसका प्रिपरेशन जो सिलेक्शन का है ये कोर है। शेड्यूल प्लान, स्टडी प्लान और शेड्यूलिंग रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम मैनेज प्लान होना चाहिए। ओके, ये 3 वर्ड जो आपने स्टडी प्लान किया था, शेड्यूल किया था, उसको वो सही तरीके से चले, उसके लिए आपको ये 3 वर्ड का ध्यान देना। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, आपको डिसिप्लिन में रहना।
डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे क्या कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पे ही होना चाहिए। और कंसिस्टेंस मतलब निरंतर हर रोज होना चाहिए। जो आपने प्लानिंग किया हर रोज, और हर रोज रहने के लिए उसके लिए आपको परसिस्टेंस करना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा। ये 3 वर्ड आपको ध्यान का आपको लिख लेना है, आपको जहाँ स्टडी करते हो वहाँ पे इसको स्टिक कर देना। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, ये 3 होगा जो आपको सिलेक्शन में गारंटी दिलाएगा। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखें। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स एनीवन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देना है, आपको रेगुलर पेपर देना है। पेपर मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस, मैंने बोला था 15 से 30 मिनट आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए देना होगा, जो आपने प्लानिंग में रखा है। और एक्यूरेट टाइम, आपको ये चेक करना होगा कि मैं जो 15 से 30 मिनट या 30 मिनट में मैं कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाया हूँ, वो भी आपको नोट डाउन करना होगा। और हमेशा रखना, सेक्शनल टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। दिख रहा है यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट। जब आप सेक्शनल टेस्ट देंगे तो क्या होता है ना कि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा आता है ना, वो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे क्वेश्चन के टाइप होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मान लीजिए आप मैथ्स में कर रहे हैं इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मंथली बेस पे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ईयरली बेस पे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो ये क्या हुआ, टाइप ऑफ क्वेश्चन के मंथली बेस वाले होते हैं, फिर ईयरली बेस पे होते हैं। तो सेक्शनल टेस्ट जरूर देने का। और हर संडे या फिर जब भी आपको लगे कि हाँ एक दिन आपको मॉक टेस्ट हर एक सब्जेक्ट का देना है, और हर वीक पूरा रिवाइज जो आपने किया है ना, उसको आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी। नोट्स या बुक्स होना चाहिए ताकि आप उसमें रिवाइज जल्दी जल्दी कर पाए। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप प्लेलिस्ट देखेंगे, जो कोर्स देखेंगे, तो उसमें आपको नोट्स बनाते रहना है कि हाँ ये चीजें नोट्स है, ये चीज मुझे तो इम्पोर्टेंट है। इस तरह से पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है ताकि वो रिवीजन में हेल्प करे। तो ये चीज आपको करते रहना है। वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ एंड कंसिस्टेंसी। आपको हेल्थ, स्ट्रेस बैलेंस करना आना चाहिए, तभी आप कंसिस्टेंट रह पाए। बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं, वो 1 महीने तक बहुत पढ़ाई करें, फिर वो अपने हेल्थ पे इस तरह से हेल्थ अपनी बिगाड़ लेते हैं कि आगे वो प्रोसीड ही नहीं कर पाते। ये देखो, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, उन दोनों को सही रखना बहुत जरूरी है। अब मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना है, जब भी अपना दिन चालू करो, काम पे जाने से पहले 10 मिनट का मेडिटेशन कर लो। और जब भी आप स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, तब भी आपको 10 मिनट का मेडिटेशन कर लेना। आप यूट्यूब पे 10 मिनट का मेडिटेशन, आपको गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएगा। ऐसा तो आप टाइप करना गाइडेड मेडिटेशन 10 मिनट का, तो आपको मिल जाएगा। तो मेडिटेशन क्या करे, आपको माइंड को रिलैक्स करे, शांत करे। कहते हैं शांत माइंड सबसे अच्छा काम करता है। मन शांत होगा तो चीजें इजीली आपके मन में जा पाएगी। दूसरा है, जब भी अपना दिन स्टार्ट करे तो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपने स्कूल में भी किया होगा, हाथ ऊपर नीचे साइड वाइड, इस तरह से भी आप लाइट फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। तो होप ये सब चीजों का आप ध्यान रखना, जिससे कि आप अपने गवर्नमेंट जॉब में 100% का सिलेक्शन ले पाए। और 2 चीजें जो मैंने बोली थी, हमेशा वो चीज याद रखना, ये प्रयत्न और प्रार्थना, इससे कुछ भी चीजें अचीव किया जा सकता है। तो आपको प्रयत्न के साथ प्रार्थना, आप जिसमें भी बिलीव करते हैं उसमें आप प्रार्थना करें, उनको प्रे करिए, आपको उनका ग्रेस रहेगा, और आपका सिलेक्शन बहुत फास्ट और जल्दी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको स्टेप्स और स्ट्रेटजीज बताया है अच्छे से समझ में आएगा। और जो मैंने 2 चीज़ें बताई है, प्रार्थना और प्रयत्न, आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। आपका सिलेक्शन और जल्दी होगा। और कुछ भी डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वंस अगेन, ऑल द बेस्ट।